इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। गए योगेंद्र यादव ये सोच के गए हैं गुड़गांव में कि क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि मेरा नाम बचपन में सलीम था, वहां जाके वो सलीम बन गए हैं आम आदमी, और बाकी जब वो अहिरवाल में जाते तो वहां पे वो यदुवंशी बन जाते हैं। तो दोनों चीज़ है वहां पर। लेकिन इस बार चुनाव में क्योंकि मुझे अगर बीजेपी को कोई नुकसान हुआ तो केवल 2 कारणों से नुकसान होगा बीजेपी को। कि एक तो उन्होंने सही तरीके से गठबंधन नहीं किया। ठीक, अगर वो सही तरीके से गठबंधन करते, यानी कि किसी और अच्छी पार्टी से गठबंधन करते, खासतौर पे जैसे, क्योंकि आमतौर पे अगर आपने देखा होगा जो हरियाणा की राजनीति है वो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल यानी देवीलाल की पार्टी से उनका समझौता रहा बीजेपी का हमेशा। ठीक है। दूसरा यह है कि जिस तरह कैंडिडेट उतारे उन्होंने पहले मैं नाम नहीं रहा किसी कैंडिडेट का कि मोदी के नाम पर जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन बाकी अपने दम पर कैंडिडेट में ऐसा दम नहीं दिखता कि वो सीट निकाल लें। जैसे करनाल की सीट है कि एक बड़े अखबार के संपादक गए वहाँ पर, अब वो वहाँ पर क्योंकि नए हैं, वो वैसे भी अगर आप करनाल की सीट का रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा ब्राह्मण कैंडिडेट जीतता रहा है। ये मोदी का ही चमत्कार होगा अगर वहाँ से कोई नॉन ब्राह्मण कैंडिडेट जीत जाए। नरेंद्र मोदी केंद्र में जरूर हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने, आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, जो सीटें दी हैं, जो कैंडिडेट उतारे हैं, वो जातिगत आंकड़ा देखकर ही उतारे हैं। तो हमारा जो सवाल है, वैसे तो बीजेपी का हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं रहा। अगर पुराना बीजेपी का इतिहास देखें, आप जनसंघ के टाइम से देखें तो जनसंघ का कुछ शहरों में असर था। शहरों के बाहर जाते ही गांव, शहर से बाहर आइए, गांव में जाइए तो असर नहीं था। दूसरा, बीजेपी जो पिछले 25-30 साल में जो अपना प्रयोग करती रही है कि कभी देवीलाल के साथ, कभी बंसीलाल के साथ, कभी भजनलाल के साथ, तो उसका नुकसान बीजेपी को बहुत हुआ है। क्योंकि बीजेपी अगर अपने दम पर आगे बढ़ती, क्योंकि बीजेपी के सारे इंडियन नेशनल लोकदल या कहिए कि भजनलाल की पार्टी शहरों में आ गई, क्योंकि भजनलाल की पार्टी का क्या असर रहा है कांग्रेस छोड़ने के बाद में। भजनलाल का असर अगर आप देखें तो हिसार में जो चुनाव हुआ उसमें कुलदीप बिश्नोई महज 6000 वोट से जीते, और वो भी जब बीजेपी जब ताकत लगा रही थी, उसमें यह था कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत होता बाई इलेक्शन में तो हो सकता है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस नहीं जीत पाती। क्योंकि इस बार बदली हुई स्थिति है और बीजेपी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। फायदा ये इस तरह से उठाना चाहिए था कि उनको अच्छे कैंडिडेट लाने चाहिए थे, जो उनके पुराने कैंडिडेट हैं, जो राज्य जैसे, ठीक है ओम प्रकाश धनखड़ पुराने हैं नेता, बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ का रोहतक में काम नहीं है कुछ। रोहतक में जो पुराने बीजेपी के नेता थे, या जैसे चलो मान लीजिए कि कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के रहने वाले, उनको फरीदाबाद सीट से मिल गया। लेकिन बाकी आप सीटों पे देखें, जैसे अम्बाला सीट पे ठीक है रतनलाल कटारिया को आपने दे दिया, लेकिन जैसे रमेश कौशिक अभी कुछ साल पहले पार्टी में आए, उनको टिकट दे दी, उनको लेकर जाट नाराज है। तो यूपी, क्योंकि जो यहाँ की जो राजनीति है कि आपने किसी एक अच्छे जाट नेता को नहीं लड़ाया जी, कि ओम प्रकाश धनखड़ को जरूर लड़ाया, लेकिन बाकी जाट नेताओं के, जो बीजेपी के पुराने जाट नेता थे या बीजेपी के जो जनसंघ के टाइम से जो काम कर रहे थे, जिन्होंने पार्टी को इस लायक बनाया कि आज मोदी भी राहुल गांधी के टक्कर में ज्यादा बड़े साबित हो रहे हैं। तो खाली ठीक है मोदी का अपना एक निजी करिश्मा हो सकता है, लेकिन निजी करिश्मा भी जब तक पार्टी के वर्कर जो नेशनल लेवल पर काम करते हैं उनको तवज्जो ना मिले तो पार्टी का इसको नुकसान होता है। बीजेपी ने, मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका, क्योंकि अगर चुनाव जो है बीजेपी को लग रहा है कि भाई हम केवल मोदी के नाम पर जीत रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं तो मैं तो बीजेपी को कमजोर पाता हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद बीजेपी ने हरियाणा में एक अच्छा मौका खो दिया है। अगर टिकटों का वितरण और समझदारी से और अच्छाई से होता तो बीजेपी के लिए आसार थोड़े ज्यादा थे आपके मुताबिक। जी।
ठीक है, हम ओमकारेश्वर पांडे जी के पास आएंगे। ओमकारेश्वर पांडे जी, हमारा जो पहला सवाल है कि क्या इस चुनाव में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जाति का बंधन टूटेगा, या अभी भी आप अलग अलग तरीके से जरूर देखें, परिभाषित करें, लेकिन दांव अभी भी जाति पर ही लगा है? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान के पिछले तमाम इसको चुनाव को देखें, इस बार का चुनाव बहुत अलग है। मैं इनसे राज बिहारी जी से सहमत रखता हूं कि इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो ठीक है कि कैंडिडेट्स का हम चुनाव करते हैं जाति के आधार पर, और स्थानीय जातिगत समीकरण देखते हैं कि किस क्षेत्र में जाट जीतेंगे या किस क्षेत्र में और जीतेंगे, ब्राह्मण जीत सकते हैं या कोई और। लेकिन इस बार मतदाताओं का जो रुख रहेगा, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक वैसे भी परिपक्वता आ रही है। लोग जाति धर्म उसके बंधन से थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा उसका ट्रेंड बहुत बदला हुआ नजर आया था, और इस बार और भी ज्यादा बदलेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो मुद्दा दिखाई दे रहा है कि नेतृत्व किसके हाथों में जाएगा, भारत का नेतृत्व किस पार्टी या नेता के हाथ में जाएगा जो भारत की तकदीर बदल सकता है। ये बात कांग्रेस भी कह रही है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं। तो इस वक्त आम आदमी के लिए मुद्दा जाति का नहीं है, मुद्दा ये है कि कौन सा नेता उनको राष्ट्र स्तर पर ज्यादा बेहतर सक्षम सरकार दे सकता है, नेतृत्व दे सकता है, और उनके जीतने से किस पार्टी की सरकार बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी, चाहे वहां के स्थानीय मुद्दे हों, चाहे वो देश भर में जो स्थानीय मुद्दे हों, सड़क पानी बिजली की समस्या हो या दूसरी अन्य समस्याएं हो, बावजूद इसके उन समस्याओं से ऊपर उठ के जो युवा आज का वोट करेगा वो इस फैक्टर पर वोट करेगा कि इस देश को अगला नेतृत्व किसके हाथों में सौंपना है, किस पार्टी को हमें वोट देना है। मुझे ऐसा लगता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन जाति का बंधन टूटेगा, चाहे वो आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें या देश के दूसरे हिस्सों के निश्चित रूप से ये टूट रहा है जाति का बंधन। ठीक है, गणेश चौहान जी हमारे साथ है। गणेश चौहान जी, जाति का बंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा, या दांव अभी भी वहीं पर लगा है? देखो, अगर गुड़गांव लोकसभा की बात की जाए तो वहां पर हमेशा से जातिवाद के चुनाव होते आ रहे हैं। पीछे भी जातिवाद के चुनाव से ही राव इंद्रजीत सिंह को काफी मत मिले थे, क्योंकि मुसलमान समुदाय के 3.5 लाख वोट है वहां पे। ठीक, इसलिए लास्ट में जब चुनाव कैंपिंग खत्म हो जाती है तो वहां नारा लग जाता है जातिवाद का। इसी के चलते हुए जो भी मुसलमान समुदाय का जो भी कैंडिडेट होता है उसको कम मत आते हैं, और अदर जो होते हैं उनको ज्यादा आते हैं। कारण है उसका, अब जाकिर हुसैन जी इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, मानना यह है कि उनको जाट समुदाय से भी वोट मिलेगी, लेकिन लास्ट में जाके यही हो जाता है कि जात पात पे आ जाता है कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, और इनको दिया जाए वोट। जहां तक फरीदाबाद की बात करते हैं हम लोग, फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो कुछ सोच समझ के उतारा, लेकिन गुड़गांव में तो जिस समय जो 5 साल तक मलाई खाते रहे ऐसे ही भिवानी के अंदर, वो पैरासूट थे एकदम आगे, तो लोग बाग उससे भी नाराज हैं कि 5 साल तक तो ये वहां बैठे रहे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बाद में आके ये लोग फिर फाइट में आ गए कि हम देश के लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। यानी जाति का बंधन आपके हिसाब से भी टूटेगा सर? मुझे नहीं लगता, अलग अलग क्षेत्रों में, गुड़गांव में नहीं लगता कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में जाति का बंधन टूट पाएगा। ठीक है, हम प्रभाष शर्मा जी के पास, जी सुभाष शर्मा जी, माफ कीजिएगा सर। सुभाष जी, आपके मुताबिक क्या स्थिति दिखाई दे रही है? 2 चेहरों पर दांव लगा है बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इस दांव के भीतर जो चालें चली जा रही हैं वो मुद्दों पर आधारित दिखाई देती हैं, या अभी भी चाहे हम जितने उदाहरण देख लें दांव जाति पर ही लगा और टिका है? चाहे आप गुड़गांव देखें, फरीदाबाद देखें, भिवानी महेंद्रगढ़ देखें, सिरसा देखें, स्थिति कमोवेश वही है। देखिए, जातिगत आधार पर तो हरियाणा के चुनाव शुरू से होते ही रहे हैं। अभी आप एक उदाहरण देखिए कि योगेंद्र यादव जी ने अपने आप को सलीम कह दिया, किरण अश्विनी चोपड़ा इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।